Hello everyone and welcome to AeroTap. In this video, we are going to learn about the strategy that we can use to score 60 or more than 60 marks in the AFM component. My name is Nishant and I am your JAB educator, and I was fortunate enough to score 73 marks in my first attempt of JIB in the AFM component. And this first attempt I was also able to clear the JIB examination, and this attempt I gave in May 2023. और जो स्ट्रैटेजी मैंने यूज़ की, जो तरीके मैंने यूज़ किए अपनी प्रिपरेशन करने के और 73 मार्क्स अटेन करने के, वही प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी मैं आपके साथ भी शेयर करने जा रहा हूँ. सो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा. दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ वेरी लॉन्ग वीडियो. इन दिस वीडियो आई विल टेल यू माई ओन पर्सनल स्ट्रैटेजी एज वेल एज फ्रॉम दी नॉन अकाउंट्स परस्पेक्टिव, क्योंकि मैं भी एक नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड से आता हूँ. आई एम एन इंजीनियर बाय एजुकेशन. सो हाउ यू कैन अप्रोच दिस सब्जेक्ट as a non commerce student or a non accounts student, we will also look into that. So first of all, let us talk about the source. जो भी ये strategy है, इसमें जो पढ़ना है आपको, पढ़ना कहाँ से है? The most important source and the one and only source that we are going to refer to is the book given by the IABF. ये जो accounting and financial management for bankers की book है, this book's latest edition which was released in 2023, this edition we are going to study from, because all the questions, 100% of the questions in the examination which you will see in AFM, every question will be there from this book only. हर टॉपिक, हर न्यूमेरिकल, हर क्वेश्चन जो आएगा वो इसी बुक से आएगा. ऑब्वियसली न्यूमेरिकल्स जो आएंगे उसमें जो फॉर्मूला यूज होने वाला है, दैट फॉर्मूला विल बी फ्रॉम दिस बुक. ऑब्वियसली द डेटा इन द क्वेश्चन इट विल बी डिफरेंट. ठीक है. सो द वे और द प्रोसेस टू सॉल्व द न्यूमेरिकल इट विल बी द सेम एज डिस्कस्ड इन दिस बुक. इट विल नॉट बी एनीथिंग डिफरेंट. तो सोर्स अगर हमें क्लियर हो गया तो ये बुक से पढ़ाई करनी है, अगर आपको सेल्फ प्रिपरेशन करना है तो इसी बुक को यूज करना है. बट इफ यू वॉन्ट टू परचेज अ कोर्स, तो ऐसा कोर्स परचेज करिएगा जहां पर आपको नोट्स या ऐसा कंटेंट दिया जाए जो अगेन उसी बुक पे बेस्ड है. सो बेसिकली वी हैव लॉन्च द फोर्थ बैच, आवर फोर्थ बैच ऑफ द क्रैश कोर्स फॉर द JIB एग्जामिनेशन. एंड इन दिस फोर्थ बैच वी आर प्रोवाइडिंग विद द लाइव क्लासेस फॉर ऑल द 4 कंपोनेंट्स. 15 क्लासेस, लाइव क्लासेस आपको 2-2 घंटे की मिलती है हर कंपोनेंट के लिए, और आपको नोट्स भी मिलते हैं. और ये जो नोट्स हैं, ये IIBF की बुक्स में जो कंटेंट डिस्कस है उसी कंटेंट से इंस्पायर होकर के ये पूरे नोट्स बनाए गए हैं. सो एवरीथिंग दैट यू वांट टू और यू नीड टू पास इन दिस एग्जामिनेशन, यू विल गेट एवरीथिंग इन दिस नोट्स, राइट. सो ऐसा कोर्स के बारे में और अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेकआउट कर लीजिएगा. बाकी मैं वीडियो के एंड में आपको और डिटेल्स जो है इस कोर्स की दे दूंगा. ओके. नाउ if I talk about the syllabus, you all know that AFM has 4 components. मॉड्यूल ए, मॉड्यूल बी, मॉड्यूल सी, मॉड्यूल डी. मॉड्यूल ए और बी आपका अकाउंटिंग से जुड़ा हुआ है, और मॉड्यूल सी इज रिलेटेड टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एंड मॉड्यूल डी इज रिलेटेड टू कॉस्टिंग अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड टैक्सेशन. सो टोटल आपके अगर देखा जाए तो चारों मॉड्यूल्स को मिला करके 35 चैप्टर्स बनते हैं एएफएम कंपोनेंट में. ठीक है. ये सारे के सारे 35 चैप्टर्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं. चैप्टर मॉड्यूल ए में 11 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल बी में 7 चैप्टर्स हैं, मॉड्यूल सी में अराउंड आपके 10 चैप्टर्स हैं, और मॉड्यूल डी के अंदर आपके अगेन दोबारा से 7 चैप्टर्स हैं. ठीक है. सो दिस इज द मॉड्यूल. नाउ if we look at the examination which happened in last year May 2023, और यही पैटर्न दोबारा से अक्टूबर 2023 में रिपीट हुआ था, हमें मॉड्यूल वाइज ना वेटेज पता चल जाती है. हमें ये पता लग गया है दैट इन मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी द मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे विल बी फ्रॉम मॉड्यूल ए एंड सी. सो अराउंड 30% जो आपका पेपर है वो मॉड्यूल ए से, 30% आपका मॉड्यूल सी से आता है, और बाकी 25% एंड 15% आपके मॉड्यूल बी और डी से आता है. डी से 25% एंड 15% अप्रॉक्सीमेटली फ्रॉम मॉड्यूल बी. तो ये जब हमें इंपॉर्टेंस पता चल गई तो हमें इसी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रख करके हमारे मॉड्यूल्स कौन से पिक करना है, सिलेक्ट करना है, वो हमें पढ़ाई करनी होगी. सो आवर फोकस वुड बी टू कवर मॉड्यूल ए एंड मॉड्यूल सी फर्स्ट. पहले ए और सी कवर करें, उसके बाद वी विल टॉक अबाउट मॉड्यूल डी. मॉड्यूल डी में कॉस्ट अकाउंटिंग यहाँ से कवर करें, और फाइनली द थ्योरी पार्ट इन मॉड्यूल बी वी कैन रीड, क्योंकि मॉड्यूल बी जो है पूरा थ्योरी है. यहाँ पर बहुत कम स्कोप है आपका किसी भी तरीके का न्यूमेरिकल, किसी भी तरह के कंसेप्ट. यहाँ पर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको मेमोराइज करनी पड़ेंगी. यू विल हैव टू मेमोराइज अ लॉट ऑफ थिंग्स फ्रॉम मॉड्यूल बी, बट इन मॉड्यूल ए एंड सी देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड. No big deal, no big memory, no big memorization is required for module A and C. So that is a good thing, especially for the people who are coming from non-commerce backgrounds. So the strategy to score 60 plus marks, it is hinged on these 4 parameters. पहला तो क्या है कि हमें सारे के सारे 100 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने हैं. ऑल द क्वेश्चंस वी हैव टू अटेम्प्ट. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो एक भी क्वेश्चन हम छोड़कर नहीं आने वाले हैं एग्जाम में. हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, चाहे आंसर करेक्ट हो चाहे इनकरेक्ट हो, हमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव मार्क्स ही मिलेंगे या फिर 0 मार्क्स मिलेंगे. देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग. सो वी कैन नॉट लीव एनी क्वेश्चन अनआंसर्ड नहीं छोड़ना है. दूसरा, टाइम मैनेजमेंट हमारे लिए बहुत जरूरी है. लिमिटेड टाइम के अंदर एफएम की प्रिपरेशन करना बहुत पॉसिबल है इफ वी फोकस ऑन सर्टेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. और वो लिमिटेड टॉपिक्स क्या है वो मैं अभी आपको बता देता हूँ. उसके बाद इन सभी टॉपिक्स की रिवीजन चाहिए आपको, और आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. रिवीजन के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे फॉर अकाउंट्स इज प्रैक्टिस, बिकॉज आईईआईएफएस में और पीपीबी में
इवन आरबीडब्ल्यूएम में आपको दोबारा से कंटेंट पढ़ना पड़ता है, यू विल हैव टू रीड द चैप्टर्स अगेन, यू विल हैव टू रीड द थ्योरी अगेन टू मेमोराइज एंड टू रिवाइज एवरीथिंग. बट इन अकाउंट्स एंड इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट इट इज मोर इंपॉर्टेंट दैट यू सॉल्व एमसीक्यूज. आप जितने एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, उतना न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, उतना ज्यादा आपकी जो प्रिपरेशन है वो बेटर होगी. बिकॉज द फैक्चुअल इंफॉर्मेशन दैट इज आस्क्ड इन अकाउंट्स और द न्यूमेरिकल्स व्हिच आर आस्क्ड इन एएफएम, ऑल दीज कैन ओनली बी प्रैक्टिस्ड अपॉन टू इंप्रूव योरसेल्फ. आप किसी भी चीज को बार बार पढ़कर वो आपको याद नहीं होगी, ना समझ आएगी. अगर एक बार पढ़ने से समझ नहीं आई तो 2 बार 3 बार 4 बार पढ़ने से भी समझ नहीं आएगी. यू विल हैव टू सॉल्व एंड यू विल हैव टू अप्लाई योर माइंड इफ यू वांट टू अंडरस्टैंड दैट. तो इसको बिल्कुल अंडरएस्टिमेट मत करना. आप लोगों को एक मॉक की जरूरत पड़ेगी एफएम के लिए. एंड फाइनली सिली मिस्टेक्स आपको अवॉइड करनी है एग्जाम में, स्पेशली वाइल सॉल्विंग न्यूमेरिकल्स. इफ यू सॉल्व न्यूमेरिकल्स एंड यू कमिट सम सिली मिस्टेक्स, दैट इज ऑन यू. आपको कैलकुलेटर अवेलेबल होता है, यू हैव टू मेक फुल यूज ऑफ द कैलकुलेटर. यू मस्ट बी यू मस्ट प्रैक्टिस ऑल्सो यूजिंग अ कैलकुलेटर सो दैट वाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस इन अ वेरी क्विक मैनर, while doing it very fast, you do not commit some unwarranted mistakes, right? इसके बाद हमारी स्ट्रेटजी में सबसे पहले हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को पिक आउट करते हैं, हम सिलेबस को स्ट्रीमलाइन करते हैं. लेट अस आइडेंटिफाई द टॉपिक्स वी हैव टू स्टडी फॉर 60+ मार्क्स. देन वी विल कीप द पीवाईक्यूज, वी विल लुक एट द पीवाईक्यूज, और जो प्रीवियसली क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको देख करके हमें पता चल जाता है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं. फैक्चुअल आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं, कंसेप्चुअल आते हैं फ्रॉम अ पर्टिकुलर टॉपिक. व्हाट आर द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस वी एक्सपेक्ट, एंड देन वी विल टॉक अबाउट द अप्रोच, एंड देन वी विल फॉलो अ स्ट्रिक्ट टाइम टेबल इन ऑर्डर टू मेक श्योर दैट वी कवर एवरीथिंग. क्योंकि जो मैंने आपको टॉपिक्स अभी बताऊंगा कि ये टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, ये टॉपिक्स आपको इग्नोर कर देने हैं, इन टॉपिक्स को ध्यान से पढ़ने की आपको जरूरत है. अगर आपने जो टॉपिक्स पढ़ने हैं, दीज आर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, इफ यू लीव दोस टॉपिक्स आउट और यू डू नॉट गेट देयर अंडरस्टैंडिंग कंप्लीटली, तो जो इग्नोर्ड टॉपिक्स हैं उनके भी आप आंसर्स नहीं कर पाएंगे एग्जाम के अंदर, उनके क्वेश्चंस भी सॉल्व नहीं कर पाओगे. और जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने बताया उनको भी अगर आपने सही से नहीं पढ़ा तो वो भी आप एग्जाम में सॉल्व नहीं कर पाओगे. तो दिस स्ट्रेटजी विल देन बैकफायर. So what you have to make sure is whatever are the important topics, you cover them very accurately and thoroughly. And after that you decide कि जो हमारे ignore topics हैं, अगर टाइम बचा है तो उसको पढ़ेंगे, otherwise we will leave them out. Right? So in order to make sure कि you get some time to read all the important topics completely, you have to follow a strict schedule. And you have to consistently execute that schedule. ठीक है. तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स क्या है, सबसे पहले अगर हम देखें हमारे कुछ चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं which are actually having a high weightage in the examination. इनकी थोरो स्टडी चाहिए, इनके मल्टीपल रिविजन चाहिए, इनके प्रैक्टिस मार्क्स करने पड़ेंगे. बट देयर आर सर्टन जुगाड़ चैप्टर्स, दीज चैप्टर्स आर लाइक फिलर चैप्टर्स. ये आपको कुछ मार्क्स एग्जाम में दे सकते हैं क्योंकि इनके क्वेश्चन सिंपल भी आते हैं, इनका हाई वेटेज एग्जाम में नहीं होता है. और इन चैप्टर्स का बस लेटेस्ट सम अप पढ़ लो या इनकी थोड़ी सी समरी पढ़ लो तो वो आपके लिए काफी होने वाली है टू आंसर वेरी बेसिक क्वेश्चंस इन द एग्जामिनेशन. सो फ्रॉम मॉड्यूल ए दीज आर द इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, राइट. ये आपके 11 चैप्टर्स हैं मॉड्यूल ए में. इसमें मैंने हर चैप्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक भी आपको लिख के दे दिया कि अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना ही है तो इसमें कौन सा टॉपिक आपके लिए पढ़ना जरूरी है. और अब मैं बताता हूं कि इसमें से कौन से चैप्टर आपके लिए पढ़ना बहुत जरूरी है. फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स फ्रॉम मॉड्यूल ए. इसका एक टेबल है पूरा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का. ये टेबल आपको याद करना है एंड यू कैन memorize this table one day before the exam or just few hours before the exam. You can take the list out, you can memorize that entire table of accounting standards. यहाँ पर आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का जो स्टैंडर्ड नंबर है वो याद रखना है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर, एंड इसके साथ कौन सा ऑब्जेक्टिव जुड़ा हुआ है वो ऑब्जेक्टिव याद रखना है. दैट इज इट. यू नीड नॉट गो इनटू टू मच डिटेल्स ऑफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड. ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है. आपको सिर्फ और सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर और उसका ऑब्जेक्टिव याद रखना है. सो यहाँ पर सिर्फ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट है. आपका चैप्टर नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट, 3 is important, 4 is important, 5 is very important, 6, and then is your chapter number 8. इसके बाद अगर आपको टाइम मिलता है आप चैप्टर नंबर 11 भी पढ़ लीजिए, बैंक ऑडिट्स. इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं यही टॉपिक्स पढ़िएगा बस. ठीक है. दीज आर द चैप्टर्स इंपॉर्टेंट इन द 11 चैप्टर्स आउट ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 8 एंड 11. फिर आता है हमारा मॉड्यूल नंबर बी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड कंप्यूटराइज्ड बैंकिंग. यहां पर आपको ये ध्यान रखना है कि ये सारे चैप्टर्स पढ़ने जरूरी नहीं है. एक तो मॉड्यूल बी अपने आप में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉड्यूल नहीं है, दिस इज द लीस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल. सो यू हैव टू फर्स्ट फोकस ऑन मॉड्यूल ए, देन मॉड्यूल सी एंड देन मॉड्यूल डी, देन कम टू मॉड्यूल बी. यहां पर आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स क्या है, आपका एक प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट्स, इसको एक बार पढ़ लीजिएगा आप. कंपनी अकाउंट्स पार्ट 1 पढ़ लेना, फाइनल अकाउंट्स ऑफ बैंकिंग कंपनीज पढ़ लेना, दैट इज इट. ठीक है. इसमें कैश फ्लो एंड फंड्स फ्लो, ये एक बहुत छोटा सा चैप्टर है. अगर आप इसको पढ़ लें तो इससे 1 या 2 सवाल बहुत सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, वो आप इजीली समझ सकते हो. अदरवाइज यू कैन ऑल्सो आइडेंटिफाई कि यहाँ कैश फ्लो फंड फ्लो में 3 तरीके की एक्टिविटीज होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. बस आपको ये आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि कौन सी एक्टिविटी ऑपरेशंस है, कौन सी एक्टिविटी फाइनेंसिंग है, कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है. ये 5 मिनट
5 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाता है हाउ यू आइडेंटिफाई द वेरियस एक्टिविटीज इनटू ऑपरेटिंग, फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। सो ये 5 मिनट का टाइम अगर चैप्टर पे देना है तो दे दीजिएगा, इसे कॉस्ट बेनिफिट बहुत अच्छा मिलता है। आपका सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का टाइम जाएगा, रिसोर्स जाएगा, और एग्जाम में आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे इस चैप्टर से। So it's a good deal, right? Within 10-15 minutes, if you can score 2-3 marks, it is a very good deal. So chapters 13, 14, 16, 17 ये पढ़ना है आपको. Then comes your financial management. यहाँ पर आपके चैप्टर्स क्या इंपॉर्टेंट है? आपका चैप्टर है इंपॉर्टेंट है रेशियो एनालिसिस, आपका फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, इंटरेस्ट एंड कैलकुलेशन ऑफ एन्युइटी। यहाँ पर सिर्फ ये टॉपिक जो है एन्युइटीज, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज आई थिंक सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेशन इज वेरी सिंपल फॉर यू। सो ये एन्युइटीज क्या होते हैं ये समझ लीजिएगा एक बार यहाँ पर। इसके बाद चैप्टर 22 इज वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर 22 के अंदर फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, कैलकुलेशन ऑफ आईटी में बहुत ज्यादा जरूरी है। ये पूरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके अंदर बहुत सारे फॉर्मुलाज आते हैं, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देन कम्स योर कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये चैप्टर भी अगेन इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पे देख रहे 22 के बाद सीधा 24 चैप्टर दिया है। 25 चैप्टर आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, 23 चैप्टर भी आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कैपिटल स्ट्रक्चर एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल, अप्रोचेस एंड वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद 26 चैप्टर में इक्विपमेंट लीजिंग है, छोटा सा थ्योरेटिकल चैप्टर है, इसको भी एक बार पढ़ लीजिएगा। And then is your derivatives, it is also an important chapter, right? These are the chapters where your focus should be if you want to prepare your module C, right? Next up comes your module number D, that is taxation and fundamentals of costing. यहाँ पर आपके जो चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है वो है चैप्टर नंबर 32, 33 एंड 34, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ सवाल टैक्सेशन से भी आते हैं, इस टैक्सेशन के क्वेश्चंस को आप इजीली आंसर कर सकते हो, जीएसटी और इनकम टैक्स के, उसमें आपको ज्यादा स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है। बजटरी कंट्रोल से 2-3 सवाल आते हैं, ये भी कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल फंडामेंटल से सवाल होते हैं। इफ यू वांट टू रीड यू कैन रीड चैप्टर नंबर 35, बट चैप्टर्स 32, 33 एंड 34 ये तो आपको बिल्कुल मिस नहीं करने, ये आपको पूरे पढ़ने, ध्यान से पढ़ने, इसके अंदर से न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। So these are the list of the chapters that you have to read. Now in AFM numericals are the key to score 60 plus marks. Numericals बहुत सारे लोग सोचते हैं कि numericals we should leave them out. Without numericals let us try to score 50 marks. It is possible to score 50 without numericals, लेकिन it is not easy. And now you are depending on your luck. When you go into the exam you want to be sure कि exam में 2 घंटे आंसर करने के बाद, क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपके मार्क्स 50 से ऊपर ही आने चाहिए। 51 आए, 53 आए, 55 आए, 60 प्लस आए, ये सब एक्स्ट्रा जो है दैट इज अगेन अ क्वेश्चन, दैट इज अ बोनस, बट एटलीस्ट 50 मार्क्स तो जरूर आए। ये आप कैसे इंश्योर करोगे? ये न्यूमेरिकल्स अगर आप सॉल्व कर सकते हैं क्विकली एंड करेक्टली तो आपको 50 नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता एफएम के अंदर। ये न्यूमेरिकल्स कहाँ है? आपका डेप्रिसिएशन कैलकुलेशन के न्यूमेरिकल्स कॉमन होते हैं, इंटरेस्ट कैलकुलेशन जिसमें आपका सिंपल इंटरेस्ट भी आता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी आता है, ये कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेट करनी, बॉन्ड्स की मॉडिफाइड ड्यूरेशन कैलकुलेट करनी, बॉन्ड्स का वाईटीएम कैलकुलेट करना है। ये सारे बॉन्ड्स से जुड़े हुए सवाल हैं, बॉन्ड्स वैल्यू, बॉन्ड्स ड्यूरेशन, बॉन्ड वाईटीएम, इवन बॉन्ड्स करंट यील्ड। These are the numericals that you will have to solve. Then calculation of present and future values, present values and future values of annuity. नेक्स्ट YTM कैलकुलेशन, यही जो मैंने बोला YTM, बॉन्ड वैल्यू कैलकुलेशन एंड फॉरेक्स कैलकुलेशन, ये इसके भी क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाते हैं इन द एग्जाम हॉल। नाउ व्हाट वी हैव टू सॉल्व, मैं यहाँ पर आपको सारे फॉर्मूलाज दे रहा हूँ जो भी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं। आपको चैप्टर 4 से बीआरएस के सिंपल न्यूमेरिकल आते हैं, सिंपल अरिथमेटिक प्लस माइनस आपको करना होता है। वो प्लस माइनस करने के थंब रूल्स जो हैं वो थंब रूल्स मैंने यहाँ पर लिख दिए। फॉर एवरी केस व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट यू हैव टू ऐड, व्हाट यू हैव टू सब्ट्रैक्ट, आई हैव रिटन हियर। यू कैन यूज दिस पीडीएफ, ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, और ये टेलीग्राम चैनल आपका ज्वाइन करने का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। यू कैन गो हेड एंड चेक आउट दिस थंब रूल्स। यूजिंग दीस थंब रूल्स यू विल बी गिवन आइदर अ पासबुक बैलेंस और अ कैश बुक बैलेंस इन द क्वेश्चन। एंड अगर आपको पासबुक बैलेंस दिया है तो आपको कैश बुक बैलेंस फाइंड करना होगा, अगर कैश बुक बैलेंस क्वेश्चन में दिया है तो आपको पासबुक बैलेंस फाइंड आउट करना होगा, और उसको फाइंड आउट करने का जो सिंपल न्यूमेरिकल है, ऐसे 1 या 2 न्यूमेरिकल पक्का आपको बीआरएस के दिख जाएंगे एग्जाम में। फिर डेप्रिसिएशन में 3 फॉर्मूलाज आपको याद करने हैं। डेप्रिसिएशन यूजिंग द स्ट्रेट लाइन मेथड, depreciation using the diminishing value method, depreciation using the units of production method। ये 3 फॉर्मूलाज याद करना है, सिंपल फॉर्मूलाज हैं। एवरी डेटा दैट यू रिक्वायर will be given in the question itself, you just have to use the value from the question and put in the formula, and कैलकुलेटर में बटन दबा करके आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। इसके बाद कम्स योर कंपनी अकाउंट, जहां पर शेयर कैपिटल के न्यूमेरिकल्स आते हैं। दीज न्यूमेरिकल्स आर आल्सो वेरी सिंपल, प्लस माइनस कैलकुलेट करना और मल्टीप्लाई करना आपको आना चाहिए। लाइक फॉर एग्जांपल लुक एट दिस क्वेश्चन, ईस्टर्न कंपनी इश्यूज 40,000 शेयर्स ऑफ ₹10 each to the public for the subscription out of its share capital, payable 4 on application, 3 on allotment, 1 on final call, applications were received for 40,000 shares। तो आपको पता है 40,000 शेयर्स है, 10 रुपए का एक शेयर है, तो 4 लाख टोटल आपका शेयर का अमाउंट हो गया। इसमें से आपके 4 रुपए
जब एप्लीकेशन आती है तब आने चाहिए। तो 40,000 शेयर्स पे 4 अगर रुपए हमारे आ रहे हैं तो इट विल बी 6 लाख 40,000 अराउंड। ठीक है, तो 6 लाख नहीं नहीं 1,60,000, sorry, 1,60,000 will be the money you will see on application. 1,20,000 is the money that you will receive on allotment, and first and final जो आपका कॉल है, वो जो बैलेंस अमाउंट बचा है आपका 3 रुपए का, that is again 1,20,000 you will get on once you make the final call. तो ये सारी कैलकुलेशन करने की आपको आनी चाहिए ताकि आप अकाउंटिंग एंट्रीज बना सकें. So what is the number of shares being issued, what is the number of applications being received, what is the amount you invite on application or on allotment or on the final call or on the first call, on the second call, ये सब आपको कैलकुलेट करने के लिए आना चाहिए. एंड इट इज वेरी सिंपल टू डू सो इफ यू वंस प्रैक्टिस इट. ठीक है, इसके बाद आपके रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर आपके ये रेशियोज के फॉर्मुलाज आपको याद करने पड़ेंगे. बहुत ही सिंपल से फॉर्मुलाज हैं रिलेटेड टू प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज एंड योर एक्टिविटी और टर्नओवर रेशियोज. वो सारे फॉर्मुलाज मैंने यहाँ पर लिख दिए हैं. ये फॉर्मुलाज की लिस्ट ढूंढने के लिए आपको और कहीं जाने की जरूरत नहीं है. इफ यू वांट यू कैन रिवाइज ऑल द फॉर्मुलाज फ्रॉम दिस पीडीएफ इटसेल्फ. इसके बाद कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट एंड एन्युइटी. सिंपल इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट होता है, आपके फ्यूचर वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एन्युइटी, इसके दो फॉर्मुलाज हैं. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युइटी ड्यू, इसके भी दो फॉर्मुलाज हैं, वो भी यहां पर मैंने लिख दिए हैं. तो ये फ्यूचर और प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करने के 4 शॉर्टकट फॉर्मुलाज हैं. इसके अलावा देयर इज द एक्चुअल मेथड वेयर वी डिवाइड और मल्टीप्लाई द अमाउंट ऑफ कैश फ्लो बाय 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट और मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस डिस्काउंटिंग रेट रेज टू पावर n, जहां पर n क्या होता है, नंबर ऑफ ईयर्स आफ्टर विच यू विल गेट द एन्युइटी. एन्युइटी मिलने के में कितना समय बचा है वो होता है n, और हम कैश फ्लो जो इतने n सालों के बाद मिलना है हमें, उसको 1 प्लस kd से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं टू फाइंड द फ्यूचर वैल्यू और द प्रेजेंट वैल्यू. दैट इज व्हाट वी हैव टू डू. तो इसके बाद हमारा कैलकुलेशन ऑफ आईटीएम का पूरा जो न्यूमेरिकल आएगा, इसके अंदर जो फॉर्मुलाज इन्वॉल्व हैं वो फॉर्मुलाज मैंने यहाँ लिख दिए हैं. द वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, the YTM of the bond, the current yield of the bond, how it is calculated. Then after that, duration of the bond, how it is calculated, the modified duration, how it is calculated. I have given all the formulas here. फिर फॉरेक्स अरिथमेटिक का ये से एक फॉर्मूला आपको याद रखने की जरूरत है. फॉरवर्ड पॉइंट्स कैसे कैलकुलेट होता है, स्पॉट रेट इनटू इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल इनटू फॉरवर्ड पीरियड. दिस इज बाय मिस्टेक यहाँ पर फॉरवर्ड पॉइंट्स लिखा है, ये फॉरवर्ड पीरियड होना चाहिए. डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेज इन अ ईयर मल्टीप्लाइड बाय 100. तो ये हमारा फॉर्मूला है टू कैलकुलेट द फॉरवर्ड पॉइंट्स इन द एक्सचेंज रेट. फिर आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल से जुड़े ये एमसीक्यूज, ये फॉर्मुलाज आपको याद होंगे. वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, cost of debt capital, cost of preference capital, expected rate of return, that is cost of equity capital, and cost of equity capital using the CAPM approach, and your equity rate of return, that is your bond yield plus risk premium approach. ये फॉर्मुलाज आपको याद करने हैं. फाइनली आपके कॉस्टिंग के फॉर्मुलाज आते हैं, जिसमें कॉस्ट यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस सेल वैल्यू डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस यूनिट्स. ये हमारे एबनॉर्मल लॉस के बाद जो फॉर्मूला आता है टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ यूनिट, वो फॉर्मूला मैंने यहाँ लिख दिया है. इसके बाद ब्रेक इवन एनालिसिस, प्रॉफिट कैलकुलेशन, प्रॉफिट वॉल्यूम एनालिसिस, ये सारे के फॉर्मूला, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कैसे फाइंड आउट करेंगे ये भी मैंने यहाँ पर आपको लिख के दे दिया है. तो ये सारे फॉर्मूलाज एक बार थोड़ा याद करके इसकी प्रैक्टिस आप कर लें. इन सभी फॉर्मूला से एक एक दो दो सवाल अगर आपको एग्जाम में आ गए और आपने उसमें से आधे भी करेक्टली सॉल्व कर दिए, तो यू विल स्कोर अ गुड नंबर ऑफ मार्क्स, बिकॉज मोस्ट ऑफ दीज न्यूमेरिकल्स दे आर आइदर 1 मार्कर और 2 मार्कर्स. एग्जाम में 1 या 2 नंबर के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं. तो अगर आपने न्यूमेरिकल्स करेक्टली सॉल्व किए तो आपको सीधा 1 या 2 नंबर का फायदा वहां पर मिलता है. ठीक है, सो व्हाट इज द स्ट्रेटजी, व्हाट इज द स्ट्रेटजी इन नटशेल. फर्स्ट ऑफ ऑल, the book of AFM given by IIBF, वो बुक आपको ध्यान से पढ़नी है. thoroughly all the important chapters and the topics that are listed in the book, you have to go through them and you have to understand them. After that, your focus should be on conceptual clarity and not on memorization. याद करने पे नहीं, चीजों को समझने में आपका ज्यादा फोकस होना चाहिए. फिर आप एमसीक्यू से प्रैक्टिस करेंगे, आप कंसेप्ट्स के, जर्नल एंट्रीज बनाने के, डेबिट क्रेडिट एंट्रीज करने के, न्यूमेरिकल सॉल्व करने के जितने ज्यादा हो सके उतने प्रैक्टिस करेंगे, उतने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. एंड देन you will always remember that your focus should always be on module A and C. A and C module, then module D, then module B. This is going to be the order in which you are going to prepare AFM. And finally, do not stress on memorization. As I told you, stress on your conceptual clarity, not on trying to ratify things, right? So ये strategy use करके I was able to score more than 60 marks. I focused on numericals, I focused on conceptual clarity, I focused on the important chapters, and I got the result. But अगर आप एक ऐसा कोर्स चाहते हैं जो आपको एक इसी तरीके की स्ट्रेटजी के साथ एक गाइडेड प्रिपरेशन दे फॉर योर जीआईबी एग्जामिनेशन, देन यू कैन जॉइन आवर crash course, the batch 4th of which is going to start, and this batch 4th is going to start from 18th of April.
18 अप्रैल से आपका बैच स्टार्ट हो रहा है। 2 क्लासेस आपको हर दिन मिलने वाली हैं, मॉर्निंग में और इवनिंग में 2-2 घंटे की 2 क्लासेस होंगी एंड यू विल गेट 15 क्लासेस पर सब्जेक्ट, दैट इज टोटल 60 क्लासेस फॉर ऑल द 4 सब्जेक्ट्स यू विल बी गेटिंग each day 2 classes, so around in 15 days your 30 classes will be done and next 15 days next 30 classes will be done. So आप लोगों का एक महीने के अंदर लगभग पूरा जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है और आपके चारों सब्जेक्ट जो है वो प्रिपेयर हो जाते हैं. इन एडिशन टू द लाइव क्लासेस वी आल्सो गिव यू नोट्स फॉर एवरी चैप्टर, नॉट ओनली द इंपॉर्टेंट चैप्टर, सभी चैप्टर्स के नोट्स हैं जिनकी पीडीएफ आपको मिलती है. पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं और आपको टेस्ट भी मिलते हैं. 40 टोटल फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं, हर सब्जेक्ट के 10 फुल लेंथ टेस्ट मिलते हैं और हर चैप्टर का क्विज मिलता है. सो हर चैप्टर के भी आपको क्वेश्चंस मिलते हैं, हर सब्जेक्ट का आपको फुल लेंथ टेस्ट भी मिलता है जैसा एक्चुअल एग्जाम होता है. एंड दिस एंटायर कोर्स इज अवेलेबल विद 80% डिस्काउंट इफ यू यूज द कोड live80. ये लाइव 80 कोड यूज करके आपको 80% का डिस्काउंट करंटली इस लिमिटेड पीरियड के लिए इस क्रैश कोर्स के ऊपर ऑफर्ड है. सो अगर आप और जानकारी चाहते हैं इस कोर्स के बारे में, यू कैन गो अहेड एंड चेक द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो एंड व्हाटएवर सजेशंस और फीडबैक यू हैव रिगार्डिंग द वीडियोस ऑन आवर YouTube और रिगार्डिंग दिस कोर्स, you can ask or mail us at hello@edutab.co.in whenever you want. And always remember, if you liked these videos on our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel और इस वीडियो को भी लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आपको और किस तरीके के वीडियोस की रिक्वायरमेंट है फॉर योर JIB प्रिपरेशन. एंड दैट इज ऑल दैट आई हैड टू शेयर विद यू इन दिस वीडियो. आप सभी लोग पढ़ते रहें, बढ़ते रहें. जय हिंद एंड जय भारत.